जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप 1 मिनट ज़ूम पे लाइव आ जाएँगी? सर अमाद ने एक क्लिप भेजा है वीडियो का, वो मैंने चेक करना है उसकी वॉइस जा रही है या नहीं जा रही। जस्ट अ मिनट। जी? कितना टाइम है आपको? चलें, ठीक। जी, श्योर। सर कल का हमारा जो टॉपिक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डाटा ड्रिवन गुड गवर्नेंस। दोबारा बोले क्या टॉपिक आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डाटा ड्रिवन गुड गवर्नेंस। डेटा कल ड्रिवन, जो है डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये तो अपना हमारे टेरा डेटा वाले भाई को आगे आना चाहिए इसके ऊपर। जो भाई वैसा श्योर सर, श्योर। बिल्कुल बिल्कुल इनको लाते हैं जी डेटा ड्रिवन गवर्नेंस लाते हैं। बल्कि हम कोशिश करेंगे कल कोई गवर्नमेंट साइड से लोगों को लेकर। अरीसा वेलकम जनाब, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खास करना वो जना साहब बैठे हैं, समीर साहब वो एनडीयू कर रह चुके हैं। समीर साहब ये पीएचडी करके आया एनडीयू से ना, सभी अरीब साहब जो है ना, और ये माशाल्लाह इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मेरा ये खुदार है, ये रोज मेरा दिमाग खाता है बैठ के ना। आज इसको मैंने कहा तुम दिमाग खाओ लोगों का बैठ के इसके अंदर। थैंक यू अरीब, थैंक यू सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जी। बोलो। अच्छा जी, मेरा ख्याल है पैनलिस्ट को ले आओ नफीस सबको पैनल के ऊपर। जो अभी तक आए थे सर वो ऑलरेडी पैनल पे आ ये तलाल साहब नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। अच्छा, उन्हें वो वीडियो ऑन नहीं की होंगी उन्होंने, आप ये कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। और जहाँ ठीक है जी, मुझे आपकी मुर्गी चाहिए थी, मुझे वो कुछ चुनी है बस, ठीक है। अच्छा जी, रबिया याद है शुरू करें मेरा ख्याल है अल्लाह का नाम लेके। राइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को महफूज रखे, आपके अहले खाना को, सब लोगों को। और मैं वेलकम कहता हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स को एआई सेंटर पाकिस्तान की तरफ से। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम पार्टिसिपेंट का जो इसको शिरकत कर रहे हैं जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आज की कॉन्फ्रेंस का हमारा टॉपिक है एआई फॉर ग्रेटर गुड। जब मैं सोच रहा था कि मैं क्या बात करूँ ग्रेटर गुड के ऊपर, तो मुझे एक बात याद आ गई। जिनमें पैदा हुआ था ना रावलपिंडी में, तो जंग अखबार में खबर लगी कि यासुर हुसैन जाफरी का घर बेटा पैदा उसका मारूफ जाफरी रखा गया। तो मेरे वालिद साहब एक नॉट फॉर प्रॉफिट चलाया करते थे उस जमाने में, और उसके हवाले से आया था कि प्रेसिडेंट तो मेरे तो ब्लड में है जी, सच्ची बात बताओ आपको ये ना, जो ग्रेटर गुड है, दिस इज माय ब्लड। मेरी वालदा मरहूमा जो थी वो बेगम लियाकत अली खान ने एक कंपेन शुरू की थी, गर्ल्स गाइड की हेड कर रही थी। तो वो उसकी पहली स्काउट थी रावलपिंडी से, एंड शी वाज स्काउट बिफोर माय बर्थ इवन। तो मेरे तो ब्लड में है ये ग्रेटर गुड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, समझता हूँ पार्टिसिपेंट्स खास तौर पे मेरे ब्लड में। अच्छा, आज का टॉपिक है एआई फॉर ग्रेटर गुड। तो एआई के एक्सपर्ट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैनल में, मैं चाहूंगा वो एआई पे बात करेंगे, लेकिन मैं जरा अपनी अंडरस्टैंडिंग बता दूं एआई के हवाले से। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एआई डिस्टर्ब कर रही है हर चीज को पॉजिटिव, हर चीज को, और मैं ये समझता हूँ ये फ्यूचर है। जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब मेरे जो परसेप्शन है एआई के बारे में वो यही है कि मशीन राइटिंग कोड फॉर मशीन। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, और ये मैं चाहूंगा जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनका बेस बन के आगे बात चले। बच्चा सीखता कैसे है? जब बच्चे की उम्र 2 साल होती है, वो देखता है पानी की बोतल, तो माँ से पूछता है, माँ कहती है पानी की बोतल है, तो उसके माँ में आ जाता है कि पानी की बोतल है। तो वो जब भी कहीं देखेगा तो वो कहेगा ये पानी की बोतल है। इसके अंदर बच्चा लर्न कर रहा है, इस तरह मशीन में लर्न करती है। अब डीप लर्निंग और वट एवर ये पैनलिस्ट बताएंगे आपको जो हमारे इस पे बात करेंगे, मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप मशीन लर्निंग क्या होती है, फिर डाटा की क्या वैल्यू है, डाटा एनालिटिक्स क्या चीज है, डाटा सेट्स कैसे बनते हैं, यूज केसेस कैसे बनते हैं। मैं ये समझता हूँ कि डाटा इज लाइक अ गोल्ड टुडे। जिस तरह वैल्यू है पेट्रोल की या गोल्ड की, मैं ये समझता हूँ आने वाले दिनों में डाटा की वैल्यू होगी, और सारी खेल डाटा की होगी। साथियों देखो, आज तक हमने काम किया स्ट्रक्चर डाटा के ऊपर, आपने एक्सेल शीट बना ली, आपने डाटा बेस बना लिया, आपने बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं माशाल्लाह, डाटा के लोग हैं इसमें, वो ज्यादा बताएंगे आपको डाटा की हिस्ट्री के बारे में। लेकिन नाउ वी आर एंटिंग द एरा जहां पे हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होगा हमारे पास। आपके घर में एसी लगा हुआ है, रोज स्टार देखते हैं आप कि जी आईओटी है, वो आईओटी क्या कर रही है? डाटा डिसेमिनेट कर रही है। आपकी हर डिवाइस डाटा, सेंसर्स क्या कर रहे हैं, बीकर्स क्या कर रहे हैं, डाटा डिसेमिनेट कर रहे हैं। डाटा वो मौजूद है, कुछ डाटा जो है वो
मतलब हवा में मौजूद है, कुछ डाटा कहीं स्टोर हो रहेगा, कुछ डाटा ट्रांसमिट हो रहेगा, कुछ डाटा क्लाउड में मौजूद है, ये सब डाटा मौजूद है और ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। इवन मैं ये समझता हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ द डाटा है वो कागजों के ऊपर है इस वक्त। हमारे दफ्तरों में, इदारों में लाखों करोड़ों नहीं अरबों कागज पड़े हुए हैं, वो डेफिनेटली कन्वर्ट होंगे डाटा के अंदर। और ये जो डॉक्यूमेंट पे डाटा है इसकी साइज आ चुकी है। अब लोग डॉक्टर्स को टेम्पलेट दे रहे हैं कि जी इस पे लिखिए तो आपका जो बाय द टाइम यू प्रेस सेंड तो एक नुस्खा जो है वो आपका फार्मेसी को चला जाएगा, एक आपका फलाने का चला जाएगा, एक आप मरीज के हवाले कर दें। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें हैं ये तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही है और अगर इसी तेजी से हमने इसको समझने की कोशिश ना की तो यकीन करें बहुत देर हो जाएगी। मैं बड़ी हम्बली आपको बता रहा हूँ कि हमने पहले ही बहुत देर कर दी है। लेट बी वेरी फ्रैंक विद ऑल ऑफ यू। हमारी यूनिवर्सिटीज ने, हमारे इदारों ने, जो भी मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, दे हैव डन वंडरफुल जॉब बट इन देयर टाइम। बट पिछले 3-4 साल से जो फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन आई है माशरे के अंदर, इसमें मैं कुछ केसेस में हमने क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है इसके ऊपर कि ये इसके हमने तवज्जो नहीं दी इन चीजों के ऊपर। लेकिन अब एक हाल तो ये है कि अब हम टीवी चैनल का शुरू हो जाए बहस करना कि किसने किया, कोई फायदा नहीं है उसका, बच्चों को कोई फायदा नहीं होगा जिसकी उम्र आज जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में हम कहें जो होना था हो गया, फॉरगेट अबाउट इट नाउ व्हाट वी कैन डू। तो ये जो सीरीज शुरू हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये आई एम थैंकफुल टू रबिया कि इन्होंने कोऑर्डिनेट किया, यही साहब से कोऑर्डिनेट करेंगे आइंदा भी। इसके ये अवेयरनेस है हमारी। इसके बाद आने वाले 2-4 हफ्तों में हम आपसे बात करके बकायदा इस पे कोर्सेज लॉन्च करना चाहते हैं, एआई के ऊपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लॉन्च करना चाहते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज लॉन्च करना चाहते हैं। और इस पैनल के अंदर जो माशाल्लाह टेराडाटा के लोग, देखिए टेराडाटा मुझे बात याद थी, मैं भी शेयर कर रहा था, मुझे 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था टेराडाटा ने। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2008 के अंदर कराची के अंदर बहुत बड़ा इवेंट हुआ था एंड आई गॉट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और उसमें मुझे याद है उसके बाद आपदा पुलिस साहिबा का फंक्शन हुआ था, बहुत बड़ा इवेंट था, समंदर के करीब कोई रेस्टोरेंट था बहुत बड़ा, वहां पे हुआ। कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ तो किया होगा जो डायरेक्टर ने मुझे अवार्ड दे दिया। आई हैव ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं नादरा का पहला ग्रेड 17 ऑफिसर था, ये मैं प्राउडली लोगों को बताता हूँ कितना बड़ा इदारा है नादरा आज। आई वाज द फर्स्ट ग्रेड 7, मेरी उम्र 23-24 साल थी। तो मैं समझता हूँ जो आपने एयरपोर्ट सिस्टम बने, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको ड्राइंग बोर्ड से बनाया। ये जो आपका मशीनेबल पासपोर्ट है, इसमें मेरा स्केच रोल है स्टार्ट से। जो आपका साइबर क्राइम विंग है एफआईए का, कितना बड़ा काम कर रहा है, ये मैंने ड्राइंग बोर्ड से बनाई है चीजें सारी। ये तो विद ऑल दिस बैकग्राउंड मैं आज आके आपसे बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, असल चीज डाटा है। लेकिन डाटा के ऊपर जो असल चीज है वो एआई है, क्योंकि अब सारी चीजें एआई के ऊपर चलेगी, डाटा ड्रिवन चीजें बनेगी, इस सब चीजों को साथ लेके चलना है। थोड़ा सा मैं ग्रेटर गुड की बात करूं फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए बात यह है, ग्रेटर गुड के ऊपर पाकिस्तान में हजारों नहीं लाखों एनजीओ काम कर रही हैं, बेशुमार थिंक टैंक काम कर रहे हैं और वो सब काम कर रहे हैं, हमें ये मानना चाहिए। ये नहीं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम की पोजीशन क्या हो रही है मुझे आप बताएं। मुझे नहीं पता, अभी हम कल परसों ही बात कर रहे थे एक फोरम के ऊपर, एसडीजीज के ऊपर, बलूचिस्तान के नुमाइंदे ने बताया फीडिंग के अंदर कि जी वहां तो 11-12% डाटा सिर्फ। इसका मतलब है कि हमारा डाटा कलेक्शन सिस्टम इतना ठीक नहीं है इसके ऊपर। तो आज का टॉपिक जो है बेसिकली वो ये है कि तमाम नॉट फॉर प्रॉफिट्स, तमाम वो लोग जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, वो कैसे एआई को यूज करके अपने काम को मजीद बेहतर कर सकते हैं। मैंने सुबह ही डाला था अपनी फेसबुक पे कि आप कोई एक्स्ट्रा पैसा ना खर्च करें, कुछ ना करें, जो आप कर रहे हैं वो करते रहें। सिर्फ जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया टेराडाटा को कि वो थोड़ा अनाउंस करें कि वो क्या कर सकते हैं इस बड़े काम के लिए, और हम इंशाल्लाह हम इनके साथ मिलकर कोई गवर्नमेंट से कुछ काम कर रहे हैं उसमें इनको शामिल करेंगे। और ये सबको मिलकर करना पड़ेगा, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, आप यकीन जाने। इस वक्त मैं ये समझता हूँ, जनरल साहब मैं चाहूंगा आप इस बात को अपनी किसी बात में जरूर एक्सप्रेस करें, आपको बड़ा चलबा है एनडीयू के अंदर, कि जब तक हम सारे मिलकर काम नहीं करेंगे, यकीन करें आप ना, इस वक्त जो भी अकेले की बात करता है ना, मुझे उस पर हंसी जाती है। मैं कहता हूँ भाई ये सीरियस नहीं है काम करने के अंदर, पहले मैं ये करूंगा। कोई यूनिवर्सिटी मुझे कहती है, कोई इदारा कहता है सारा फिक्र अगर हम कर लेंगे, मैं कहता हूँ अच्छा भाई जैसे पहले किया वैसे कर लेंगे, ऐसी। तो पॉइंट ये है कि टाइम आ गया। अच्छा जी, बिफोर आई फिनिश, एक वीडियो है 3-4 मिनट की जो कि हमारे एक साथी ने बनाई है आज आप लोगों के लिए, कि वो मतलब बड़ी अच्छी उनकी वीडियो है 3-4 मिनट की। तो वो यही है कि एनजीओस को डाटा कलेक्शन में क्या करना चाहिए। हमारे साथी आदिल साहब बहुत नॉलेजेबल आदमी है एसडीजीज के ऊपर। एक जगह है सुखी, यहाँ से करीब मोटरवे पे, वहाँ को बिलोंग करते हैं। नफीस जरा वीडियो प्ले करोगे आदिल साहब की? जी बिल्कुल सर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आवाज़ आ रही है सर प्लीज? ये आ रही, बिल्कुल आ रही। श्योर सर। मोहम्मद आज़म है और RAC हाफिज़ाबाद से हूँ। आज एक दोस्त ने ये सवाल किया था कि जो NGOs हैं वो इस कोविड-19 और 2030 के हवाले से उनकी कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा, या उनको अपनी बेहतर कारकर्दगी के लिए या डोनेशन हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs के स्टूडेंट होने के नाते मेरी चंद एक तजावीज़ हैं NGOs के हवाले से कि अगर बेहतरी और डोनेशन के लिए अगर उन्होंने क्वालिफाई करना है तो उन्हें अपने विजन स्टेटमेंट को, मिशन स्टेटमेंट को और वैल्यू स्टेटमेंट को 2030 के हवाले से उस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे कि जो हमारा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर SDGs है उसमें जो टारगेट्स हैं उनमें से NGOs को ये सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि वो अपने मिशन स्टेटमेंट में कौन से टारगेट्स को सिलेक्ट करते हैं, और फिर अपने विजन स्टेटमेंट में उन टारगेट्स के हवाले से इंडिकेटर्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो एक इंडिकेटर पे या कितने इंडिकेटर्स पे काम करना चाहते हैं। इसके बाद अपनी जो उनकी वैल्यू स्टेटमेंट है उसमें उन्हें जो डिस्ट्रिक्ट का प्लानिंग और डेवलपमेंट इदारा है, महकमा है, उनके साथ मिलके उस इंडिकेटर के हवाले से अगर तो पहले से बेसलाइन मौजूद है तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वरना नई बेस लाइन पे उन्हें काम करना पड़ेगा। ये करने के बाद जब उन्हें अपने बेनिफिशरीज तक पहुंचना होगा या जिस सोसाइटी में उन्हें अपना प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ का सर्वे वो दो तरह के हवाले से करेगी कि सबसे से पहले उन्हें MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हवाले से सर्वे करने पड़ेगा, और उसके बाद जो सर्विसेज मुहैया देने के बाद जो उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी उनकी असेसमेंट उन्हें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के हवाले से करनी पड़ेगी। और इसके साथ अपने जो उनका ऑडिट रिपोर्ट है उसके साथ उन्हें अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी लगानी पड़ेगी और अपने रिजल्ट को बताना पड़ेगा कि उनका ट्रेंड और शिद्दत किस हवाले से, और जो उन्होंने असेसमेंट किया था क्या उसके लिहाज से उन्होंने अचीवमेंट कर ली है। और इसके साथ साथ जो रिज़ल्ट उन्हें मुहैया होंगे उनको किसी रिज़ल्ट जो डाटा इंजन है उसके थ्रू अपने ज़िलाई, सूबाई और वफाकी जो स्पोर्ट्स SDG स्पोर्ट्स यूनिट हैं उन तक पहुँचाना होगा, ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे SDGs का जो डैशबोर्ड है उन तक नज़र आ सके। अगर तो कोई NGOs इस हवाले से वो अपना काम करेगी कि अपने SDGs नेशनल जो फ्रेमवर्क है उसमें से अगर 69 टारगेट टोटल सिलेक्टेड हैं, 3 कैटेगरीज हैं, तो उसमें उन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर 96 इंडिकेटर है तो उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो किस पे काम करेंगे। और अगर ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगी NGOs तो मेरा नहीं ख्याल कि नेशनल इंटरनेशनल डोनर्स उनसे शाई हों, बल्कि वो ढूंढ कर NGOs को अपने फंड्स देगी। तो मेरी ये चंद तजावीज़ हैं कि इन पर अगर अमल किया जाए तो इंशाल्लाह जो NGOs को एक किस्म का ब्लेम भी है और कंप्लेंट भी है कि जी गवर्नमेंट हमें कुछ ज़्यादा पिछले 2 साल से लिफ्ट नहीं करवा रही, तो अगर वो इंशाल्लाह ऐसा करेंगे तो इसमें कोई शुबह ही नहीं कि NGOs पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार ना कर सकते। नफीस, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कैंडिडेट और अच्छी बात की नफीस ने, सॉरी आजम ने। आजम मेरा मतलब मेंटोर कह सकता हूँ SDGs के ऊपर। ये बंदा टफ में समझता है, जिस देखिए उन्होंने बात की SDGs के ऊपर, क्योंकि आज SD का टॉपिक नहीं है जिसको नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा जी, मैं अपनी बात यहाँ खत्म करना चाहूँगा। अगेन आई वेलकम ऑल दी पार्टिसिपेंट्स, ऑल दी पैनलिस्ट जिन्होंने आज वॉलंटियर किया। आज के पैनल में PCP के एक बड़े सीनियर अफसर मौजूद है हमारे साथ, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट को एक्रेडिट करते हैं, एक्रेडिटेशन प्रोसेस गुजारते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू PCP दैट ही हैज काइंडली कम टू दिस फोरम, और वो बताएंगे कि NGOs को इसमें क्या करना चाहिए और AI का क्या रोल है सारा वो बताएंगे। इसमें टेरा डाटा, इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी के मैथड मौजूद है इसके अंदर,
all relevant people. And now over to you, Rabia, जो लोगों का बात है. Thank you. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. I, Rabia Kamal, welcome to all in third day of AI week. And today topic is AI for greater goods of society. Now I'm moving to invite my next panelist. I would like to invite Syed Tulal Hussain. Assalamu alaikum everyone. मेरी screen visible है participants? जी, clear. Yes, sir. All right. Thank you Amar साहब. It is great initiative और मेरा ख्याल है कि artificial intelligence को greater good के lens से देखना बड़ा ज़रूरी है और मेरा ख्याल है कि इसमें हमें कुछ ऐसी सेक्टर्स को भी शामिल करना चाहिए जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं है मार्केट के हिसाब से और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ. तो आज के प्लेटफॉर्म को मैं कुछ दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा हम फ़ायदा ले सकते हैं इन दी सेंस ऑफ ग्रेटर गुड. इसमें अगर आप देखेंगे जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्होंने पिछले 40-50 साल से ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले किया है. वैसे तो इसका जो बड़ा अच्छा यूज़ केस जो है वो मिलिट्री के साथ है. मिलिट्री टेक्नोलॉजीज या मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर हमने इसे बहुत ज़्यादा हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं. लेकिन ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का जो अब कॉम्बिनेशन सामने आ रहा है वो फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर. इसमें जिस तरह पहले, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजीज के हवाले से जो बेस स्टेशन और सैटेलाइट्स हैं ये आपस में बड़ी तेजी और रैपिडली कम्युनिकेट करते हैं और जो डाटा ये जनरेट करते हैं वो इतना ज़्यादा होता है कि उसको फिल्टर करना और उसको कॉम्प्रिहेंड करना एक बड़ा मसला है. आपको याद होगा कि मलेशियन एयरलाइन का एयरक्राफ्ट गिरा था MH370. उस पे एक यूरोपियन फर्म थी इनमारसैट. तो इनमारसैट ने कुछ पल्सेस जो हैं अपने डाटा से निकाली थी उस टाइम पे और उन्होंने थोड़ी सी उनकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की थी जहाँ पे जहाज गिरा था. तो जो हम उस दुनिया के सबसे बड़ा जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन उसके रिस्पांस में हुआ था उसमें इनमारसैट का बहुत ज़्यादा रोल था. तो इवेंचुअली उस SAR ऑपरेशन के अगेंस्ट कोई उस टाइम पे रिकवरी तो नहीं हुई लेकिन उससे दुनिया ने काफ़ी कुछ सीखा. उसकी एक इम्प्लीकेशन अब ये है कि यूरोपियन यूनियन की जो स्पेस एजेंसी है वो ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है जिसमें पहली दफ़ा सैटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियल नेवल चिप होगी और वो चिप सैटेलाइट इमेजरी को कंट्रोल करेगी. बेसिकली जब अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट्स जब खला में जाते हैं तो वो पूरे एक ऑर्बिट के अंदर अपनी स्ट्रीम क्रिएट करते हैं और अपनी तस्वीरें वहाँ से बेस स्टेशन को भेजते हैं. तो यूरोपीय यूनियन ने फर्स्ट टाइम यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक चिप इसके अंदर डिप्लॉय की है जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट इनेबल है और ये सैटेलाइट को गाइड करेगी कि कहाँ पे तस्वीरें लेनी है और कौन कौन सी तस्वीरें लेनी है. और देन जो फिल्टरिंग का काम है जो ज़मीन में बेस स्टेशन पे होता है वो ये काम सैटेलाइट लेवल के हार्डवेयर के अंदर ही होगा. अब इसका इम्पैक्ट जो है वो बेस स्टेशन पे क्या और ग्रेटर गुड के साथ ही कैसे कनेक्ट है. जो अर्थ की इमेजरी है बेसिकली वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती है जिसके अंदर आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी शामिल हैं, अर्बन डेवलपमेंट भी शामिल है, आपके नेचुरल रिजर्वॉयर डिस्कवरी है, इसमें आपकी फॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन को आप देख रहे होते हैं. जब इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी आप सैटेलाइट्स के अंदर ऑनबोर्ड कर देंगे और वो स्पेस लेवल पे ये सारी फिल्टरिंग करके जो ज़मीन पे डाटा भेजेगा वो इतना ज़्यादा क्लीन होगा कि उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर द पॉलिसी मेकिंग, फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये जो फिल्टरिंग का काम था ज़मीन पे ये अब ख़त्म हो जाएगा विद द एवोल्यूशन ऑफ सच काइंड ऑफ चिप्स. और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा कि जो डिस्कवरी हम अर्थ ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर रहे होंगे उसका साइकिल टुवर्ड्स द पॉलिसी बहुत कम हो जाएगा. From the capturing a picture from the satellite to sending the data to the base station और then वहाँ से उसका feedback into the policy formation और infrastructure development, ये cycle बहुत ज़्यादा squeeze हो जाएगा और जो हमारी input है artificial intelligence enabled satellite से वो बड़ी तेज़ हो जाएगी. तो क्योंकि अब अर्बन डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपस में लिंक है तो ये इस तरह की जितनी भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसकी वजह से जो कॉस्ट और टाइम
टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन क्लैमिटीज और टू डेवलप सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि अर्बन प्लानिंग के अंदर अब ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी और इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इनेबल्ड सैटेलाइट्स और बेस स्टेशन बड़ी तेजी के साथ अपना रोल प्ले करेंगे। जिस तरह के अब ये इसका आगाज हो गया है, अब सैटेलाइट एक लॉन्च हो गया हुआ है। इसी तरह इसका एक और यूज केस ग्रेटर गुड के हवाले से ये है कि जिस तरह से अब दुनिया की आबादी फैल रही है, एक्सपेंशन हो रही है और रिसोर्स की हमें काफी कमी महसूस हो रही है, उसमें इस सैटेलाइट डाटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेयर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा फ्रॉम डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, जब आपके पास ऑर्बिट इमेजरी आएगी, ग्राउंड ऑर्बिट इमेजरी आएगी सैटेलाइट से, तो उसके साथ आप नेचुरल रिसोर्सेज के डाटा को कनेक्ट करेंगे, देन आप उसके साथ वेदर डाटा को कनेक्ट करेंगे, देन उसके साथ जो पीपल प्रेफरेंसेस हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स, हमारी एप्स, हमारी जो बिहेवियरल डिटेक्शन कर रही हैं, जिसके ऊपर बड़ी बहस है कि वो इलीगल है या लीगल है, बहरहाल बिहेवियरल डिटेक्शन जो है वो हो रही है और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं इन द शेप ऑफ कंसेंट। ये सारी की सारी प्रेफरेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेडिक्शन जो है, इस सब डाटा का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि हमने अपना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप करना है। अभी इसकी रीसेंट जो एप्लीकेशन है वो स्पार्को की है, जो कराची में जो सुप्रीम कोर्ट ने उस जो उनकी ट्रेन थी, उसका जो इनर सर्कल ट्रेन थी, उसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इसको आप बहाल करें। तो स्पार्को के सैटेलाइट्स ने उसकी इमेजरी को कैप्चर किया है वहाँ से स्पेस के थ्रू, जो और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग डाटा और कोऑर्डिनेट्स थे, इनको आपस में कनेक्ट करके वहाँ से उन्होंने ग्रीन लाइन और जो उसकी ट्रेन लाइन थी उसको डिस्कवर किया। ये एक छोटा सा यूज केस है, लेकिन अब इसके ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी की कनेक्शन से बहुत ज़्यादा इस तरह के यूज केसेस जनरेट हो रहे हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजीज जो हैं वो खाली डिफेंस पर्पसेस या कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं हो रही, बल्कि ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और ग्रेटर गुड के लिए यूज़ हो रही है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इसका जो कम्युनिकेशन साइकिल है इसको स्क्वीज कर रही है, जिसकी वजह से हम आने वाले सालों में बड़ी रैपिडली इस बात के काबिल हो जाएंगे कि हम किसी नेचुरल क्लैमिटी को या डिफॉरेस्टेशन या रिसोर्स एक्सटेंशन को हम बड़ी तेज़ी के साथ फाइट करेंगे। इसमें जो एक चीज इसमें देखने वाली ये है कि इट इज़ अ प्योर बिजनेस केस, लाइक इट इज़ नॉट एन एनजीओ थिंग, लेकिन इसकी जो फीड है उसकी वजह से एनजीओज किस तरह से अपना जो है वो प्लानिंग को बेहतर कर सकती हैं फॉर द ग्रेटर गुड। इसमें अफ्रीका में सैटेलाइट कम्युनिकेशन बड़ी तेजी के साथ यूज हुई है और कुछ यूज केसेस ऐसे बनने हैं जहाँ पे अफ्रीका के अंदर जो पॉपुलेशन का डाटा था उसको लिंक किया गया सैटेलाइट इमेजरी से, और एनजीओज ने अपने जो टारगेट एरियाज थे काम करने के लिए उनको आइडेंटिफाई किया। तो इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इज एक्टिंग एज एन इनेबलर इन दिस केस, और इनेबलर की सूरत में इसने स्पेस टेक्नोलॉजीज को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे लेवरेज किया। दूसरा, द लास्ट थिंग अबाउट द स्पेस टेक्नोलॉजीज इज द पोल्यूशन मॉनिटरिंग। डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं डिफरेंट सिटीज में जिनसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कैप्चर होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आईओटी डिवाइसेस। इस तरह के सारे डाटा को कनेक्ट किया जा रहा है, जो स्पेस है आपके पास पोल्यूशन डाटा आ रहा है थ्रू दी सैटेलाइट्स, जिसपे यूरोपीय यूनियन का सैटेलाइट है सेंटिनल 5P। तो सेंटिनल 5P जो है वो आपके सारे इन्वायरमेंट को कैप्चर करता है और आपके सारे इन्वायरमेंट पार्टिकल्स को देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से ज़्यादा एक्सक्रीट हो रही है। ये सारे का सारा डाटा कंबाइन किया जाता है थ्रू दी विद द AQIs और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसकी वजह से अब जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज हैं जो कि इम्प्लीमेंट होती हैं और हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है कि वो रेलेवेंट एरियाज के अंदर काम करें। बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है ये गवर्नमेंट एरिया भी है और ये NGOs का भी एरिया है, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द IoT डाटा इसने अब बहुत ज़्यादा इनेबलमेंट फास्ट कर दी है फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें आखिरी चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं ये एक्सपेंसिव तो हैं, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले पिछले महीने पाकिस्तान में पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी रजिस्टर हुई है और आने वाले दिनों में ये फील्ड ओपन अप होगी। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो कंबाइन किया जा रहा है उसकी वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट है ऑन द सोसाइटी एंड ऑन द डिसीजन मेकिंग फॉर द पॉलिसी मेकर्स वो बड़ी तेजी के साथ इम्प्रूव हो जाएगा। Another area after the space technologies is the mental health of human beings. Mental health
का ऐसा एरिया है कि जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, जिसके ऊपर एल्गोरिदम ट्रेन किए जा रहे हैं और एल्गोरिदम लिखे जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ ह्यूमन बिहेवियर मॉडलिंग की है, जिसके ऊपर बड़ी तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनपुट आ रही है। ह्यूमन बिहेवियर मॉडलिंग की वजह से हम बड़े इंपॉर्टेंट काम करने में सक्सेसफुल हुए हैं। उसके अंदर आपका वायलेंस प्रेडिक्शंस हैं, आपका ह्यूमन नेचर प्रेडिक्शन है, उसके अंदर आपके मूड प्रेडिक्शंस हैं, और ये पूरी ह्यूमन प्रोफाइलिंग की जा रही है अब, और इसे टेस्ट किया जा रहा है कि कैसे हम सिटीज और अर्बन लेवल पे इस तरह के एल्गोरिदम्स को रन करें और उसकी बेस पे हम प्रेडिक्ट करें कि नेचुरल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो है ह्यूमन बीइंग की, उस पर कितनी कॉस्ट आएगी गवर्नमेंट के एक्सचेकर के साथ। तो हम इस तरह के एल्गोरिदम्स अब हेल्थ केयर के अंदर डिजाइन किए जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को मॉडल करेंगे और मॉडल की बेस पे प्रेडिक्शन करेंगे। उसकी बेस पे आपका जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो तय हुआ करेगा कि किस सेक्टर को कितना हेल्थ एक्सपेंडिचर देना है। उसके साथ आपकी वर्चुअल थेरेपी है। वर्चुअल थेरेपी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एल्गोरिदम्स हैं, जिसके अंदर एली और करीम इस तरह के एल्गोरिदम्स हैं, जो कि स्पेशली चैटबॉट्स क्रिएट किए गए हैं, जो कि डिप्रेशन के मरीजों से इंटरेक्ट करते हैं और उनका डिप्रेशन डिफ्यूज करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे चैटबॉट बनाए गए हैं जो कि सीरियन रेफ्यूजीज के लिए डेजिग्नेट किए गए हैं, क्योंकि सीरियंस के साथ वॉर क्लैमिटी बहुत ज़्यादा है और उनके ऊपर मेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो कुछ चैटबॉट्स ऐसे हैं जो कि सीरियन रेफ्यूजीज के लिए बनाए गए हैं, टेस्टिंग के लिए बनाए गए हैं। ये इस तरह के सीरियन रेफ्यूजीज से कम्युनिकेट करते हैं और उनके टेंशन और एंजाइटी को डिफ्यूज करते हैं। This is a very good application of artificial intelligence in the greater good of the society. इसी तरह कुछ एल्गोरिदम ऐसे हैं जो कि अब ट्रेन किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के साथ लिंक करके, और सोशल मीडिया पे जो पब्लिक फीड्स हैं उनको गैदर किया जा रहा है और उनको रीड करवाया जा रहा है थ्रू दी एल्गोरिदम्स, और वहाँ से हम जो टेक्स्ट रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी को साथ लगा के अब हम ये प्रेडिक्ट करने के काबिल हो जाएंगे कि किस सोसाइटी के किस सेक्टर में डिप्रेशन और जो मूड स्विंग्स हैं या वायलेंट बिहेवियर है बहुत ज़्यादा है। इसी तरह इसी फिनोमेनन की एक एप्लीकेशन हमारी ड्रग अब्यूज डिटेक्शन में है। एक स्पेशली ट्रेंड एल्गोरिदम डेवलप हो रहा है इंस्टाग्राम के लिए, जिसपे वो इंस्टाग्राम की फीड्स को वो एल्गोरिदम कैप्चर करेगा और वहाँ से ये प्रेडिक्ट करेगा कि कौन सा प्रोफाइल या कौन सा पर्सन ये कौन सा इंस्टाग्राम यूजर है, ही इज मोर प्रॉन टू द ड्रग अब्यूज। तो इस तरह के जितने भी एल्गोरिदम्स हैं अभी ऑफिशियली ये रिकग्नाइज नहीं है, लेकिन जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब टेक ओवर करेगी आगे आने वाले सालों में, वी डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट पीरियड, लेकिन 5 से 10 साल में ये ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन बिजनेस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी तेजी के साथ एम्बेड होती जाएगी। इसको जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं जो मेरे, उसमें सिर्फ ये 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ कि एआई इज स्टिल अ वैलिड बिजनेस केस। कोई भी टेक्नोलॉजी तब तक प्रोपेगेट नहीं करती जब तक कि उसका प्योर बिजनेस केस ना हो। तो क्योंकि बिग डाटा का अब जमाना आ गया, आईओटी डिवाइसेस हैं जो डाटा ड्रिवन डिवाइसेस हैं और डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग का जमाना है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ प्योर बिजनेस केस और इसकी बेस पे लोग अपने बिजनेसेस लॉन्च कर रहे हैं और जो बिजनेसेस का इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स वो है ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी पे, जस्ट लाइक द हेल्थ केयर बिजनेसेस, अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी की सारी आपके सोसाइटी पे इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्टली। दूसरी चीज ये है कि एआई को मैं टेक्नोलॉजी लेवल से एक स्टेप पर देखता हूँ, इट इज एन इनेबलर। ये इसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी लड़ सकते हैं, आप हाइब्रिड वॉरफेयर भी लड़ सकते हैं, एल्गोरिथम वॉरफेयर भी लड़ सकते हैं, लेकिन ये ग्रेटर गुड का इनेबलर है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इसे इनेबलर की सूरत में देखें तो हम इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे स्ट्रेटेजिक लेवल पे लेके जा सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि ये इसका एक यानी कि बाय प्रोडक्ट आप कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इतनी इंटेलिजेंट नहीं हुई कि ये खुद से अपने आप को डिजाइन करे। तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर का हम कुछ नहीं कह सकते, इसके लिए हमें लोगों की जरूरत है स्टिल। और जो पाकिस्तान का यूथ पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा है और पाकिस्तान की जो यूथ है वो बड़ी इंटेलिजेंट है। इट इज नॉट अ डम यूथ, इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट यूथ। तो हमें इसे ट्रेन करने की जरूरत है, जिस तरह अमार साहब का इनिशिएटिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मेरा ख्याल है कि इस तरह के इनिशिएटिव की हमें जरूरत है जिसके जरिए हम बड़ी तेजी के साथ लोगों को ट्रेन करें, अवेयरनेस दें और बिजनेस केस के थ्रू इसको लोगों को इस फील्ड के अंदर लेके आए। तो विद दीज कंक्लूडिंग रिमार्क्स आई थैंक यू टू अमार साहब एंड एवरीवन फॉर बेयरिंग विद मी। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा भी मेरा तलाल से वास्ता था ना वो साइबर सिक्योरिटी में था। मेरा ख्याल था ये माशाल्लाह
लेकिन तलाल really amazed me. I'm very happy to say it. और ये तुम्हारा बिल्कुल नए ही आज ये लोग सामने आया है. अब तुम्हारा बचना मुश्किल है मेरे से इस काम के अंदर. थैंक यू वेरी सर मच. बहुत अच्छा लगा. मैं हमेशा से आपके साथ हूँ और आपके सारे मुझे इनिशिएटिव पे आपने जो बड़ा अच्छा लगा. तुमने बड़ी विजन की बातें की है. मैं चाहूंगा बाकी लोग बोले फिर मैं बात करूंगा. जी रबिया. ऑल ऑफ यू ड्यू टू यू. थैंक यू. जी रबिया. Thank you, Mr. Talal. It was amazing talk from you. Now I would like to invite my next panelist, Mohammad Awais Ijaz from Teradata. Mr. Awais. Ji, can you hear me? Yes. Very clear. Very clear. Assalamualaikum everyone. Thank you very much, Rabia and Jafar Saab, for giving me an opportunity to talk on AI. And welcome to all the participants and other panelists. I would start off with the words from Jafri Saab. Jaise he said in the very beginning that data is like a gold, right? So a lot of people these days are saying that data is the new oil. And uska primary reason ye hai ke the opportunities lie within the data and within the integration of the data are humongous, right? And उसको चाहे ये कोविड से रिलेटेड किसी भी सिचुएशन में ले लें आप, पेंडेमिक को डील करने के लिए, एज तलाल सेड, चाहे आप उसको वॉरफेयर के पर्सपेक्टिव से देख लें, चाहे आप उसको फॉर इम्प्रूविंग द मेंटल हेल्थ और फॉर गाइडिंग the authorities to react timely, या जिस भी perspective से देख लें, data can play a very important part in almost all of the aspects of the life. So primary objective आज की discussion का मेरा तो ये होगा कि how we can use data analytics or AI in reopening the nation after this current situation. So I'll shift to the topic very shortly, but उससे पहले मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या. So artificial intelligence is nothing new at all, right? The term artificial intelligence or AI was first coined in 1956, if I'm not wrong. So 1956 से scientists discovered कि यार ये इस तरह से machines को enable किया जा सकता है to mimic human intelligence. And people started working on that. But the challenges we faced in the history in the past was कि हमारे पास ना तो कोई इतना technology infrastructure था to enable artificial intelligence, या to work with neural networks, which demands highly or massively parallel processing engines, क्योंकि बहुत सारी एक ही algorithm के अंदर बहुत सारे processes parallel में चल रहे होते हैं, right? जो कि basically human brain को mimic किया गया है जिसमें. So उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर राइटली अवेलेबल नहीं था. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इशू एट दैट टाइम वाज कि हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं था, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, दीज ऑल टेक्नोलॉजीज मोस्टली रिलाई ऑन द डेटा, राइट? सो जैसे जाफरी साहब सेड कि बच्चा एक चलना शुरू करता है, वो 2 दफा गिरता है, लेकिन तीसरी दफा वो एक जगह से ठोकर नहीं खाता और वो खुद ही सीख जाता है. सेम इज द केस विद मशीन. सो मशीन लर्निंग में the data is the fuel to artificial intelligence. जब तक आपके पास right data, historical data, आपके पास trends नहीं है, तो आप future की predictions या future के trends उस पर map नहीं कर सकते. So the common process of doing artificial intelligence is that you collect the data. सबसे पहला important step ये होता है कि आप different सोर्सेज से जनरेट होने वाला डेटा, डिफरेंट IoT सेंसर्स, डिफरेंट एप्स, डिफरेंट शीट्स में पड़ा हुआ डेटा या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जनरेट होने वाला डेटा आप कलेक्ट करें. Then you organize that data. Second step is to organize that data, and third step is to analyze that data. So second step में you make the data accessible for all. एंड थर्ड स्टेप में यू स्टार्ट एनालाइजिंग द डेटा कि उस डेटा में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और आगे क्या होने जा रहा है. सो फोर्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज टू इन्फ्यूज ऑल दोज एनालिटिक्स इनटू सम बिजनेस प्रोसेस. लाइक मैं अगर कोई प्रेडिक्शन करना शुरू कर देता हूँ, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इफ आई एम एबल टू प्रेडिक्ट के आगे कोई एक ऐसा सिचुएशन आने वाली है जिसमें मुझे स्पीड लो करनी है. सो द फोर्थ स्टेप इज टू इन्फ्यूज दैट प्रोसेस कि मैं एक्चुअली अपनी मशीन को इनेबल करूं कि वो स्पीड स्लो कर ले बिफोर दैट एक्चुअली हैपन. सो I'll jump to the topic very quickly if you allow me.
So the topic, as I mentioned, is Rabia. Please let me know if you can share, if you can see my screen. I'm just trying to. Not visible now. स्क्रीन नहीं विजिबल आपकी. जी मैं बस I'm trying to share it. I think now you would be able to see my screen, right? Yes, now visible. Right. So I'll talk a little bit about how AI or how data integrated analysis can help us in dealing with the situation like COVID-19. So the focus will be कि हमारी country या countries like Pakistan or others who are dealing with this situation, how they can actually reopen the country. There are a lot of questions which we need to answer before. I think there is some. You can mute your mic. रवि अपना माइक म्यूट कर दिया. रवि अपने माइक म्यूट कर दिया. हाँ बस ठीक है. Please go ahead. Right. So there are a lot of questions which we need to answer, right? I have a long list of questions which exists right now in this situation, but I have listed some of them. So we need to answer questions like contact tracing to हमने कर ली, right? But how are we going to link contact tracing data to protect vulnerable populations? And by the way, the COVID, as you all know, COVID is going to stay here for a while. It's not going anywhere any soon. Allah हम सबकी मदद करे, but the situation is it is what it is, right? So we need to learn how to deal with it. So the second important question is, how will you identify high risk behaviors and monitor high risk people? So कौन से ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसी पॉपुलेशंस में जा रहे हैं जहाँ पे जहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत हाई है. अगेन पॉपुलेशन वाइज रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करना है या इंडिविजुअल वाइज AI is going to help us a lot. Data is going to help us a lot in it. So another important question is how will you identify patterns of movement linked to potential future areas with elevated risk? So अभी तो हमें हिस्टोरिकल डेटा देख के हमें ये तो पता है, या एटलीस्ट नियर रियल टाइम डेटा देख के भी, कि कौन सी ऐसी पॉपुलेशंस हैं which are at risk. But AI is going to help us in forecasting and in predicting that what are the areas which are going to be at risk in the near future. So these are some of the questions which I have listed. Again, reopening the country is very important from the economic perspective as well. So tourism and is a very important role. It can play a very important role in it. So one question related to tourism is, when you open again for tourists, how will you monitor and manage the risk of imported cases? So these are all the questions which came up to my mind when I thought about reopening the country. And the solution to these questions can obviously come from technology. As Talal said and Jafri Sahab said, that technology can play a really important role in our lives and in improving our lives. So how risk modeling can help us? Risk modeling can help us in identifying the infection risk in people by collecting some basic demographics about around the individuals, right? फिर उसका severity risk क्या है? अगर हमने ये detect कर लिया कि हाँ भाई infection है, तो उसका severity risk क्या है? Again, technology can help us there. उसके symptoms को देख के, historical data से match करके, we can train artificial intelligence models very quickly to tell us that what is the severity level of this infection. And then what is the outcome risk? Technology can definitely help us in identifying कि हम उसको जो भी treatment दे रहे हैं, उसका outcome क्या होने वाला है, या कितनी जल्दी he is going to recover. Again, another application of risk modeling is for locations.
how we can create a risk scorecard for locations. जैसे हम data analytics में और artificial intelligence world में we develop risk models for banks, we develop risk models for telecom industry, for government agency, from the crime perspective as well. Banks के लिए हम credit risk models create करते हैं, जो कि models हमें बताते हैं कि यार इस बंदे को loan देना कितना safe है या कितने % probability है कि ये loan return कर देगा. So similar risk models can be developed for locations with respect to COVID. कि हम locations की geo risk modeling शुरू कर दें. हम hotspots हम so Jafri साहब very well said very well in his opening remarks कि nobody can do it alone. We need a teamwork to do to improve our society. So same thing applies here. जब तक हमें डेटा शेयर नहीं करेंगे, जब तक हम डेटा को ट्रस्टेबल नहीं बनाएंगे और पब्लिक नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे किसी भी फायदे की नहीं है. एंड नो वन कैन डू इट अलोन. मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, जाफरी साहब खुद कुछ नहीं कर सकते. टीम वर्क इज रिक्वायर्ड. So coming back to risk modeling, geo risk modeling can be done. आप अर्ली हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर बैरिया टाउन, लेट्स से फॉर एग्जांपल लाहौर बैरिया टाउन में अभी एक हाई रिस्क एरिया है, तो उसके साथ ही कोई और सोसाइटी है जो कि पोटेंशियली हाई रिस्क एरिया हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर. देन रिस्क मॉडलिंग कैन बी डन ऑन इंडिविजुअल्स एज वेल. अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री डेटा शेयर करना शुरू कर दे गवर्नमेंट के साथ टू डेवलप दीज रिस्क मॉडल्स, तो हम वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मूवमेंट हाई रिस्क एरियाज में बहुत ज़्यादा है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अवेयरनेस कैंपेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बिल्कुल ही लॉकडाउन या किसी भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं कर रहे. सो अवेयरनेस कैंपेन्स को टारगेट किया जा सकता है टू द राइट पीपल. लोगों को टारगेट किया जा सकता है कि ये हाई रिस्क पीपल, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं और इन पे खास फोकस किया जाए. रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया जा सकता है एक्टिवली और स्मार्टली कि ये एरियाज और ये इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास हमने अवेयरनेस टीम भेजनी है, या ये एरियाज है जहाँ पे हमने हेल्थ टीम भेजनी है. एंड देन जियो फेंस प्लानिंग एज वेल. सो जियो फेंस प्लानिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज केस के मैं अगर लॉकडाउन टाइप या क्वारंटाइन टाइप सिचुएशन मैंने कहीं पे प्लान करनी है, तो वो किस तरह से की जाए, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनमें लोग मूव करके गए हैं, एंड अगेन थ्रू इंटीग्रेटिंग द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एनालिसिस मैं बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो किसी हाई रिस्क इंडिविजुअल या हाई रिस्क एरिया से मूव करके किसी और एरिया पे गए हैं, and I need to apply some sort of quarantine or lockdown in that specific area. So, and another aspect of reopening the country is supply chain analytics. मेरे जो हमारे जितने भी businesses हैं उनके perspective से अगर बात की जाए तो supply chain is very important. Urban planning के perspective से बात की जाए, resource planning, health department के perspective से बात की जाए, तो again it is a very important aspect. So let's analyze one by one. So first functional area I would want to look at it is urban planning. And इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, इसमें different industries या different geospatial data, मेरे पास maps का data अगर है तो मैं different point of interest के data को analyze कर सकता हूँ और वहाँ पे लोगों का flow क्या है using the telecom data or using some application data. जैसे पाकिस्तान में कोविड की एक एप्लीकेशन है, उस वो obviously it is generating humongous amount of data, but unfortunately we are not utilizing it properly. So मैं इस तरह का डेटा यूज करके ये देख सकता हूँ कि कौन सी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, कौन सी जगह ऐसी हैं जिनको रीओपन किया जा सकता है to reduce the movement in some specific area. So मैं चोकिंग पॉइंट्स कौन से हैं, कहाँ पे रोड नेटवर्क में ट्रैफिक में कंजेशन है, कहाँ पे मार्केट्स इकट्ठी बहुत ज़्यादा है, तो उसके साथ वाले एरिया में भी शायद मुझे लॉकडाउन को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए या मुझे बहुत सारी मार्केट्स ओपन करनी चाहिए ताकि मैं एटलीस्ट जो मेरे पास इन्फ्लक्स है ऑफ पीपल इसको मैं डिवाइड कर सकूं टू डिफरेंट एरियाज. देन रिसोर्स प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से डेटा एनालिटिक्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
पीक आवर एक्टिविटी देख के, और मैं डेफिनेटली ये एनालाइज कर सकता हूँ कि कहाँ पे सर्विस लेवल्स मेरे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से या गवर्नमेंट के बाकी सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से सर्विस लेवल्स मेरे कहाँ पे मीट नहीं हो रहे. सो मैं अगर मैं इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक और एक्टिविटी सारी मॉनिटर कर रहा हूँ टू द वेयर हाउसेज, टू द पोर्ट्स, टू द इंडस्ट्रीज, टू द मार्केट्स, टू द हॉस्पिटल्स, सो मैं बड़ा एफिशिएंटली हम लोग अलाइन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को विद रिस्पेक्ट टू द करंट सिचुएशन. देन एम्प्लॉय सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको इसके थ्रू डील किया जा सकता है. अगर मेरे पास जब मैं इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से रिस्क मॉडलिंग कर रहा हूँ तो आई हैव द इंफॉर्मेशन कि मेरे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो ऐसे क्लस्टर से आ रहे हैं जो कि हैवी रिस्क मार्क्ड हैं, और उनके लिए फिर आई कैन डेफिनेटली हैव अ डिफरेंट methodology or different technique to deal with. So as I said earlier, this can't be done without integrating the data. Artificial intelligence may, a lot of people say that there is no AI without IA. So there is no artificial intelligence without information architecture. So if you don't have the right information architecture, if you don't have the right information flow, if you don't have the right integrated data, then there is no use of artificial intelligence at all. Because जो भी मैं predictions कर रहा हूँगा वो किसी भी data integration के बगैर अगर कोई prediction कर रहा हूँ, so then it is useless, obviously. So this is an example from Singapore. We as an organization, Teradata actually worked with Singapore government in analyzing all of their data, and then यही जो सारे risk models हैं ये हमने वहाँ पे actually develop किए हैं और government के साथ, and we helped them to reopen the country before they actually planned. So how well you can integrate your data. ये सारा analysis जो अभी मैंने discuss किया, इसको करने के लिए you need to integrate data from all of the mobile apps you have in control. At least जितनी भी government की apps हैं या telecom companies की apps हैं, they can integrate that data. Hospitals, testing labs, telecom का data बहुत important है because the telecoms have greater visibility of our movements, our mobility patterns, our behaviors, our buying patterns. They know everything, right? So उनका data बहुत ज़्यादा important है, and then airline and few other statistics like population of the of some specific tehsil, district, province. ये सारा data integrate करना is the first and most important step to enable AI and to enable restoration of the country. So again ये एक और एग्जांपल है थोड़ी सी कि इन सोर्सेज से आने वाला डेटा में एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन होगी जो मुझे इंटीग्रेट करनी है. सो मुझे डेमोग्राफिक्स इंटीग्रेट करने हैं, मुझे रिलेशनशिप्स इंटीग्रेट करने हैं, टेलीकॉम से आने वाली मूवमेंट्स का डेटा, मुझे सेल साइट्स का डेटा चाहिए होगा, मुझे लोकेशन के पर्सपेक्टिव से कौन से जोन्स में लॉकडाउन अप्लाइड है, कहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ पे पेशेंट्स हैं, ये सारा डेटा अगर मेरे पास है तो देन आई कैन डेफिनेटली develop risk models and trigger some sort of AI use cases on it. So this is a high level architecture and a high level business information application system architecture which we created for Singapore government. जिसमें हमारे पास business objectives में हमारे पास government के बहुत सारे statistics थे जो हमने ensure करना था कि वो meet हो रहे हों, resources की deployment सही हो, government border control से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स थे जो कि हमने देखने थे, हॉस्पिटल से रिलेटेड, टेलीकॉम प्रोवाइडर से रिलेटेड, एयरलाइन एंड शिपिंग कंपनीज के रेवेन्यूज, उनकी मोबिलाइजेशन, उनकी प्लानिंग, इस तरह की बहुत सारे बिजनेस क्वेश्चंस थे, बहुत सारे यूज केसेस थे which we had to answer for Singapore government, जिसमें इवन ये भी था कि एयरपोर्ट पे कितने लोग एक टाइम पे accommodate किए जा सकते हैं, keeping them in a safe distance from each other. तो उसके perspective से उस डेटा को देखते हुए उन्होंने प्लान किया कि हम कितनी फ्लाइट्स पर वीक मैनेज कर सकते हैं. So this is how they restarted their economy. And information के perspective से ये जो right corner पे आपको नजर आ रहा है cell phone movement है, context exposure है, ये सारी information they actually provided this information to Teradata, which helped us a lot in coming up with a solution.
And then they developed some applications as well. Testing के लिए track and trace की applications थी कुछ, shopping e-shopping की बहुत सी applications थी which exposed their data to the government, which was very useful. And we actually deployed the solution on data warehouse and a master data management system, which was the fuel towards all of the AI use cases. So this was pretty much from the case study which we did with Singapore government. मैं इससे भी चाहता था कि एक दफ़ा ये शेयर कर दूं ताकि anyone from government or anyone having contacts in the government can help us align with the government, so हम ये सारे use cases पे at least government को enable कर सकें कि ये ऐसा काम है जो हमें कर लेना चाहिए या हम बहुत पहले से कर सकते थे. So this is pretty much of it. Artificial intelligence या data analytics के perspective से बहुत सारे use cases हैं जो हमने prepare किए हुए हैं to tackle with the pandemic like COVID-19. If anyone is interested to know more about the use cases and how AI can help, I'm willing to answer those questions and I'm willing to get in touch with us. I'm sharing my my LinkedIn in chat. So please कोई भी question हो तो feel free to ask. Sir, over to you. बहुत शुक्रिया आपका. मैंने कहा ना इतने कम वक्त में इतनी आपने मालूमात दे दी. So kind of you. और तमाम लोग जो सुन रहे हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है आज जो बात हो रही है. इसकी एक एक सीट के ऊपर मेरा ख्याल है कि ट्रेनिंग की जरूरत है आप सब लोगों को. आप मुझे बताएं जो एनजीओ सेक्टर के लोग हैं जो ग्रेटर गुड पे काम कर रहे हैं, अगर आपको रिलायबल डेटा मिलना शुरू हो जाए तो आप जो कर रहे हैं उससे 100 टाइम बेहतर कर सकते हैं. चले मैं अगर आज के इस वेबिनार में मैं चाहूँगा कि जो हमारे एनजीओ सेक्टर के लोग इस पे सुन रहे हैं बात को वो बात करें. और वैसा गवर्नमेंट के हवाले से मैं चाहूँगा कल भी तशरीफ लाएं क्योंकि एआई फॉर गुड गवर्नेंस है. रबिया रिक्वेस्ट कर लेगी आपको और हमें बहुत ज़रूरत है गुड गवर्नेंस पे गवर्नमेंट से बात करने की. गवर्नमेंट जो खुद 40 साल रहा हूँ उससे समझता हूँ कि उनको समझाना खासा मुश्किल काम है. उस साइबेरिया में जाकर फ्रिज भेजने वाली बात है. लेकिन चले हम मिलकर कोशिश करेंगे जरूर कामयाब हो जाएगी. बहुत शुक्रिया. ओवर टू यू. ओवर टू यू. ओवर टू यू. Thank you, Mohammed Abbas. Presentation by you. Now I would like to invite my next panelist, Mr. Ali Saleh. He is a student from General Shamres IT. Mr. Ali Saleh, can you hear me? Hello. Hello. Can you hear me? Yeah, very good. Very good. Firstly, thank you so much for giving me the opportunity to speak at such a huge event. I'll be talking on artificial intelligence for greater good of society and how it is being implemented in different sectors around the world for the betterment of the society. So it is being implemented in health, agriculture, business, security, defense, and justice system around the world. And the purpose of implementing AI is that you get to have advanced analytics, data-driven calculations, increased efficiency, and enhanced accuracy. So firstly, I'll talk about the health sector. US में multiple companies हैं जो different तरीकों से AI को implement कर रही हैं. The two companies, Freenome and Path AI, जो AI को implement कर रही हैं screenings, diagnostic tests और blood work में for detecting cancer in its earliest stages. फिर उसके अलावा BioXcel Therapeutics से we're using AI to identify and develop new medicines in the field of immuno-oncology and neuroscience. और lastly Deep Genomics है जो AI platform को use कर रही है to help researchers in identifying candidates who are suitable for developmental drugs related to neuromuscular and neurodegenerative disorders. Then I'll talk about agriculture. Agriculture में these use cases can be implemented in Pakistan as well. There are agriculture robots, crop soil monitoring, and predictive analytics. अब agriculture robots में जो companies हैं, they're developing and programming autonomous robots to handle essential agriculture tasks such as harvesting crops at a higher volume and a faster pace than human laborers.
इनमें से एक कंपनी है in US with the name of Blue River Technology. They've developed a robot which would control weeds in cotton crop. So usme what they're doing is they're leveraging computer vision to monitor precisely where the weed is growing. Now for that, what they did was that they provided samples of more than 2,500 different images of weed plants जो crops में grow करती हैं. तो उसके लिए फिर what happened was they used computer vision to monitor precisely, to monitor and spray precisely on where the weeds are growing. And in this, it resulted in 90% of herbicide being saved than usual. Secondly, crop monitoring, crop and soil monitoring, companies are leveraging computer vision and deep learning algorithms to process data captured by drones and software-based technology to monitor crop and soil health. इसी तरह बर्लिन में एक है startup with the name of PEAT, P-E-A-T. They have developed a deep learning application called Plantix that reportedly identifies potential defects and nutrition deficiencies in soils. ये इस तरह हम help कर सकते हैं मतलब जो we can directly start going towards cultivated land instead of wasting time. Then there is predictive analytics, जिसमें machine learning models are being developed to track and predict various environmental impacts on crop yield, such as weather changes. इसी तरह there's a company based in Colorado named as Aware, and that company is using machine learning algorithms in connection with satellites to predict weather, analyze crop sustainability, evaluate farms for the presence of disease and pests. Now I'll be moving towards the business sector. Now business, AI can be implemented in very different fields of businesses, from workflow management to trend predictions. And it also provides new business opportunities, such as you can implement AI in improved customer services, automate workloads, optimize logistics, increase manufacturing output and efficiencies, prevent outages, and predict performance. Then we have security, cyber security. So there's Dr. Roman Y. Yampolsky, an associate professor at Speed School of Engineering at University of Louisville and founder and director of Cyber Security Labs. He said that we are starting to see very intelligent computer viruses capable of modifying drone code, changing their behavior and penetrating targets. So I'm sure all of you must have heard about DARPA. तो DARPA का होता है हर every year होते है cyber grand challenge. तो 2016 में a startup company named as For All Secure developed a program known as Mayhem, and it is the first end-to-end system for fully automatic exploit generation. So what it does is that bugs are basically errors in the software, and they can cause unexpected results, and you can have potential security breaches through bugs. If these bugs are found by the bot, it would autonomously produce a working control flow hijack exploit string, such as secures vulnerabilities. Then we move on towards defense. In defense, AI can be used for war platforms, cybersecurity, logistics and transportation, target recognition. So for target recognition, DARPA again created a new program known as TRACE, and it uses machine learning techniques to automatically locate and identify targets with the help of synthetic aperture radars. Then we have combat simulation and training, and finally we have threat monitoring and situational awareness. And for threat monitoring and situational awarenesses, we can modify drones with integrated AI, which can patrol border areas, identify potential threats, transmit information about these threats to response teams. And using these UAVs, we can strengthen our military capabilities and borders, and we can enhance efficiency at a very drastic rate. Lastly, I would like to talk about how AI can transform the justice system. So law touches every corner of the world, and it is the
only subject which is closest to a system of formal logic such as AI. And within the field of law, there are a few areas which have promising application of AI, such as contract reviews, litigation prediction, and legal research. So there are multiple companies and states which are working on contract review, such as LawGeeks, Clarity, and Clear Law. And what they are doing is they're basically using NLP, natural language processing, which can determine which portions of the contracts are acceptable and which are problematic. So this would save a lot of time for normal people to review all the contracts, which everyone knows are of a lot of pages. Then for litigation prediction, there's a Toronto-based startup known as Blue Jay Legal, and they're developing an AI-powered legal prediction engine with an initial focus on tax law. And according to the company's data, their system can predict case outcomes with 90% accuracy. And finally, we'll talk about legal research. There are multiple companies, but two of them are Casetext and Ross Intelligence. And they're building research platforms that have more sophisticated semantic understanding of legal opinions, actual meanings. So now, in my personal conclusion, our society can greatly benefit from artificial intelligence. Just like my previous colleagues mentioned, how we can implement AI in the post-COVID-19 environment and how it can help us with our mental health. So by mentioning these use cases, I can say that it can greatly benefit us in our agriculture sector, in our law sector, and in our businesses as well. And obviously in our cybersecurity, because we face threats from almost everywhere. Thank you so much, sir, for giving me the time. I'd like to thank you. Ladies and gentlemen, this program is being telecast live on YouTube. So I was just saying it, that whatever you are saying is going live on YouTube and a lot of people are listening to it. Thank you very much. Please continue. Rabia, please continue. Now I would like to invite my next panelist, Mr. Arif. Mr. Arif, can you hear me? Before Arif start talking, he's Alhamdulillah PhD and he's doing an amazing job in Greater Good. He has a deep understanding of all these things. He has been studied in NDU. My passion working with Arif is that he has a profound knowledge on all these things we're talking about. Plus, he's actually doing something. He's a young entrepreneur from Pakistan, and I would like all of you to what do you, Arif? Please. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बड़ा ही थॉटफुल सेशन चल रहा है माशाल्लाह। बड़ी अच्छी एफर्ट है रबिया की, अमार साहब की और बाकी सब दोस्तों की। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कल जिस टाइम अमार साहब ने मुझे इसमें इनवाइट किया या ऐड किया इस लिस्ट में, फंसाया उस टाइम मैं प्लान कर चुका था। आई वाज गोइंग टुवर्ड्स 10, तो मैं टीवी देख रहा था 2-3 घंटे से। तो मुझे अम्मी ने बोला क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। मैंने कहा मैं जरा चेक करके आता हूँ क्या हो रहा है। हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, इट्स नॉट अ रियल पाकिस्तान। मैं रियल पाकिस्तान में जाऊंगा, देख करके आऊंगा। तो राइट नाउ आई एम ऑन द रोड और मैं रुझान से वापस इस्लामाबाद की तरफ निकला हूँ। अभी मैं मुल्तान के करीब हूँ और आई विल रीच बैक टू इस्लामाबाद लेट नाइट। अच्छा, मैं सारा दिन एआई के बारे में ही सोचता रहा और मैं थोड़ा टेक्निकली मुझे नहीं पता चीज़ों का, तो मैं उसको स्टडी कर रहा था। तो मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आई जिससे आप सब आईटी के लोग शायद इत्तेफाक भी नहीं करेंगे और मुझे बुरा भला भी कहें। वो उसकी एथिकल साइड है। किसी ने लफ्ज़ यूज़ किया सर्विलेंस कैपिटलिज्म। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी ट्रैप में जा रहे हैं। हमारे जैसा पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसमें लोगों को बेसिक नीड्स ही नहीं मिल पाती। तो मेरा तो सब्जेक्ट एथिकल लीडरशिप का है, तो मैं तो एथिक्स को टच करूंगा। इट्स हाईली सेंसिटिव और मैं ये चाहूँगा कि मैं इस पे बात करूँ। जब हम एआई की बात करते हैं तो हम मशीनों को सिखाते हैं और मशीनें फिर हमारा काम करती हैं जो काम हम करते हैं। अब हमारे जैसी ह्यूज पॉपुलेशन की जो इकोनॉमी है, आया वो इसको एंड्योर कर पाएगी अगर हमारे यहाँ ये एआई का इनकलाब आ गया, तो जहाँ पे लोगों को बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही।
अच्छा, इसमें जो ग्रेटर गुड की अब बात करते हैं कि इसमें पॉजिटिव क्या है। मैं आपसे ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करता हूँ कि पाकिस्तान में ऑटोमोटिव सेक्टर को मैं किस तरह से देखता हूँ, ऑटोमोबाइल्स को। कुछ काम मैंने सर्कुलर इकोनॉमी पे किया, तो जब मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक सस्टेनेबल साइकिल बना हुआ है मटेरियल्स को यूज करने का इन इट्स ओन वे, जो दुनिया में कहीं नजर नहीं आता। जब हमारे यहाँ एक गाड़ी स्क्रैप हो जाती है, हम फिर भी उसको यूज करते हैं। आया वो एफिशिएंट होती है या नहीं होती, इट डजंट मैटर। हमने एक अपने तरह की जुगाड़ लगाई हुई है जिसमें हम चीजों को रीयूज कर लेते हैं, और हमें सर्कुलर इकोनॉमी का भी नहीं पता होता, हमें सस्टेनेबिलिटी का भी पता नहीं होता, फिर भी हम चीजों को रीयूज कर रहे होते हैं, रिपेयर कर रहे होते हैं, मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। 30-30 साल हम एक जूसर को चला रहे होते हैं अपने घरों में। अच्छा, अब जब एआई का इनकलाब आता है, या जो एआई हमारी जिंदगियों में आती है, एज एंटरप्रेन्योर्स, एज आईटी प्रोफेशनल्स, एज प्रोफेशनल्स, हमें इसका जाहिर है फाइनेंशियल एडवांटेज भी है, और हम अपने आप को प्रोफेशनली भी एक्सेल कर सकते हैं। बट ऑन ग्राउंड जो चीज मुझे फील हो रही है वो ये हो रही है कि इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवर कंट्री अगर हम इसको अडेप्ट करने की तरफ जाते हैं। पॉजिटिव साइड इसकी अपनी जगह पर है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूँ। अभी हम कोविड की और बात कर रहे थे, रीओपनिंग की। हमारे मुल्क के अंदर आज की सिचुएशन के मुताबिक, सिनेरियो के मुताबिक, लोग खाना नहीं खा रहे, एक टाइम का खाना छोड़ दिया लोगों ने खाना, और उसकी बजाय मास्क खरीद रहे हैं कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशन पास कर दिया कि मास्क नहीं होगा तो 1000 रुपए फाइन हो जाएगा। वो लोग जो अफोर्डिंग भी नहीं थे खाने के लिए, मतलब बेसिक उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही थी। अब इसमें ग्रेटर गुड का एलिमेंट मुझे ये नजर आता है कि हमारे यहाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, बजाय इसके कि हम मजीद कॉर्पोरेशन को इसमें इन्वॉल्व करें, मजीद खुद को सर्विलेंस की तरफ लेकर जाएं और खुद को एक कंट्रोल सिस्टम की तरफ लेकर जाएं, जिसके लिए ऑलरेडी हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए एक पैक्ट साइन कर चुके हैं चाइना के साथ। तो अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में देखा जाए तो हम बहुत तेजी से उस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, बजाय इसके कि हम उसकी तरफ जाएं, हमें अपने जो लोकल कस्टमाइज्ड एआई जो है प्लेटफॉर्म, उसको डेवलप करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसी की बेस पे हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। जब हमारा कोविड आया, मुझे लगा कि हमारी जो सिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इनके पास ऑलरेडी हमारे जो ट्रैवलिंग का डेटा है वो मौजूद है, तो इनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा आइडेंटिफाई करना, हॉटस्पॉट्स को तलाश करना और ट्रैक एंड ट्रेस करना। लेकिन इन रियल वो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब अगर फर्ज करें 100% या 90% अगर हम एआई के जो लेयर्स हैं उसकी बेस के ऊपर अगर हम अपने सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? जो अभी हमारे 2 करोड़ लोग जॉबलेस हैं वो 4 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि मशीनें काम करना स्टार्ट कर देंगी। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री आज देखी है कि चाइना से एक ऑटोनोमस ट्रक आएगा जो कि गवादर तक जाएगा, और उससे ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है, और ऑन द वे ह्यूमंस की भी जरूरत नहीं है, रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना ही उसे फ्यूलिंग की जरूरत है। तो इस सारे सिचुएशन के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर कुछ थोड़ा सा हमें एथिक्स के बारे में भी सोचना चाहिए, लोगों की लाइवलीहुड के बारे में भी सोचना चाहिए। हम एक ऐसी लैंड पे बैठे हुए हैं, एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जो फ्लैश पॉइंट रहा है आज से नहीं सदियों से। तो मेरी ये हम्बल सजेशन होगी, सबमिशन होगी कि हम एआई के बारे में जो भी बात करें, हम उसके अंदर एथिक्स का जो एलिमेंट है इसको टॉप पे ना रखें, तो एटलीस्ट सेकंड प्रायोरिटी जरूर दें, क्योंकि हमारे लोगों की लाइवलीहुड से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अमर साहब, आप फिर इस पे कमेंट देंगे तो मैं सुन लूंगा, बट आई वॉन्ट बी एबल टू पार्टिसिपेट क्योंकि मैंने अब ड्राइव करना है। अच्छा जी, मैं सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगा। मुझे पता था अरीब ऐसी बातें करेगा और ऐसा करनी चाहिए। ऐसी बातें दुनिया में जब कोई चीज आगे बढ़ती है तो वो आपके डिफरेंस ओपिनियन से बढ़ती है। अरीब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। मैं सिर्फ अरीब ये कहूंगा कि टेक्नोलॉजी एंड टाइम यू कांट स्टॉप इट, यू कांट स्टॉप टाइम एट ऑल। यकीन जाने आपने बड़ी कोशिश की टेक्नोलॉजी रोकने की इस मुल्क में। जब कंप्यूटर आए थे ना, तो मैं IBM 360 का प्रोग्रामर हूँ भाई। मैं आपसे 70s की बात कर रहा हूँ। तो ये आर्गुमेंट है जो आप आज दे रहे हैं कि कंप्यूटर आएगा लोग कहाँ जाएंगे, वो पिट गया आर्गुमेंट। ठीक है, आज अरीब मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे पैनल को बता रहा हूँ, मिलियंस ऑफ जॉब्स नहीं क्रिएट की दुनिया में, मिलियंस ऑफ जॉब्स। हम अपनी यूथ को उस पर ट्रेन करेंगे तो उससे काबिल बनेगी ना। मुझे बताएं, 70s में हमने वो कंडी ट्रेनिंग के लोग बाहर भेजे,
कितना उन्होंने रेवेन्यू दिया हमें कि हमारे लेबर क्लास के घर में कलर टीवी आ गए। मेरे घर में ब्लैक एंड टीवी था और जो गृहिणी मेरी काम करती थी घर ब्लैक एंड कलर टीवी था क्योंकि उसका बेटा बाहर गया हुआ। लेकिन हमने उस मैन पावर को रिनोवेट नहीं किया और वो सब फारिग हो गए। अब लाखों लोग हमारे फिर जॉबलेस हो गए। तो मैं आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी, एआई के एथिकल्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ उसका, बल्कि रादर मैं पैनलिस्ट को बताना चाहूंगा कि मैं एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक बना रहा हूँ, उसका नाम ही पब्लिक पॉलिसी होगा। उसमें एजेंडा होगा हमारा कि जब चीजें आ रही हैं ट्रांसफॉर्म होके तो उसकी एथिकल वैल्यूज कैसे होंगी उसकी, और ये सही है, ये भी काम हमें ही करना पड़ेगा। आप उस काम में मेरे साथ होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है सिर्फ कहने का कि जैसे मैंने कहा यू कांट स्टॉप टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरे आर्गुमेंट थे, मेरा क्वेश्चन तुम्हारे साथ, तुम चूंकि रोज के साथ होते हो तो जवाब दे दिया। एंड प्लीज एक्सपेक्ट सम डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम पैनलिस्ट आल्सो। थैंक यू। ओवर टू यू रबिया नाउ। Sure. All panelists are muted. I would like to ask Mr. Amar to present his session. सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नफीस, रबिया की आवाज प्रॉब्लम आ रही साउंड की। रबिया को आवाज आ रही है? आप नेक्स्ट पैनलिस्ट को बुलाएं। जी आप बोले नेक्स्ट पैनलिस्ट। सर पैनलिस्ट कंप्लीट हो गए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल माय पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट हु पार्टिसिपेट टुडे। अच्छा, वो अपने जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो अपने क्वेश्चन करें पैनलिस्टों से। और दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के, आप यहाँ लिख भी सकते हैं क्वेश्चन आंसर के अंदर, और अगर अदरवाइज आप अपना वो रैक खड़ा कर सकते हैं तो आपको हमारे जो कंट्रोल है वो आपको ले आएगा। एनी क्वेश्चन यू वांट टू मेक। Dr. Shah, before we jump into question answer session, I would like to comment on Areeb's discussion points. बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी अरीब आपकी आईएमएस से। उसमें पहला एस्पेक्ट तो ये था कि ethics of artificial intelligence, right? And इसमें you are absolutely right and I would agree to you कि we need to think about it. हम obviously ये artificial intelligence और data analytics के आने के बाद से we have started increasing data collection points. हमने applications बना दी, हमने हर तरह का सेंसर फोन में डाल दिया, हम हर तरह का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। एंड as an individual we are 100% exposed to the technology. Anyone can record my voice from my microphone of mobile phone at any given point in time. Anyone can take a snapshot from my camera at any given point in time. Anyone can use my location data for any sort of purposes. People are using it for data monetization, but it can be used for other purposes as well. So ये एक बहुत important aspect है, but unfortunately पाकिस्तान में जो दूसरा aspect, जो दूसरा आपका concern था, I would link it to the first one कि अगर हम इस तरह की technologies में जो दूसरा point was कि हम कहीं human intervention बिल्कुल ही negligible ना हो जाए और jobs ना चली जाए। So इस तरह के fear ने basically it stopped us in the past to embrace these technologies. जब हम इस fear के साथ technology को embrace नहीं करेंगे तो obviously जो इस technology या artificial intelligence let's say इसकी वजह से जितनी new jobs create हुई हैं, we are not looking at it, right? जितने data scientists दुनिया में आज exist करते हैं वो picture में होता ही ना अगर artificial intelligence ना होती। So जब हम embrace नहीं करते technologies को तो पहला नुकसान ये होता है कि हम वो opportunities जो उस technology के साथ आई होती हैं वो lose कर देते हैं। And second thing is कि हम फिर उसके उसकी जो भी output है वो positive है या negative है, हमें फिर उसको as is accept करना पड़ता है, like we are doing right now, right? Google and Facebook started 10 years, 15 years back. They started collecting the data of the entire world for a lot of monetary related opportunities and for a lot of
secret opportunities as well, which can be there. We don't know yet, but obviously it can be there. So अगर हम पहले दिन से embrace नहीं करते टेक्नोलॉजी को, तो ये वाली vulnerability जो है, इसमें हम अपने आप को खुद डालते हैं. मेरा पर्सपेक्टिव ये है. अगर हम इसको जल्दी embrace कर लेते हैं, तो like China, we could have our own Google, we could have our own maps, we could have our own Facebook or our own payment gateways, जिसकी वजह से अब हमारी इतने ज़्यादा exposure भी ना होता, और हमारे पास कंट्रोल में भी होता डेटा, और हम इस टेक्नोलॉजी के सारे बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं. So this is my 2 minutes take on it. थैंक यू वैस. मैं एग्री करूंगा आपसे. मुझे पता है रीब नाराज होगा भी मेरे से, लेकिन जो आपने बात की है डेटा कॉलोनाइजेशन है, ये बेसिकली हम इंडस्ट्रियल इरा से अब निकल के नॉलेज इरा में जा रहे हैं. अगर हमने इस डाटा कॉलोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की आज, तो फिर बहुत देर हो जाएगी. एक शायद कहते हैं देर कर देता हूं मैं, किसी को मनाना हो जो भी देर कर, तो हम हर काम में देर कर देते हैं. मैं ये समझता हूँ अरीब का एथिकल पॉइंट बहुत जबरदस्त है, और मैं वैसा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे हमें माजरत, मैं आपको आपकी बात काट रहा हूँ. मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ. मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर आप इसमें एथिक्स की बात को जैसे ही आप प्रीएम्बल दें उसमें एथिक्स की बात करेंगे, और उन मैसेज की बात करेंगे जो वल्नरेबल हो जाती हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए अगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे तो आई एम विद यू एंड आई एम ऑल इन. और थैंक यू. और ये भाई ने जो बात की है मुझसे पहले, ग्रेटफुल, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, वैसे ऐसे काम करते हैं रबिया, ये आप नोट कर लें जब भी नेक्स्ट टाइम मौका मिलता है, और उसके जो कीनोट स्पीकर है वो अरीब साहब ही होंगे. उसमें होगा ये कि एथिक्स ऑन एआई, ये बड़ा जरूरी है. वैसे आप भी और बाकी जो पहले सुन रहे हैं जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है. आई थिंक दुनिया ऐसे आगे चलती है. आज ये इशू रेज हुआ है, अरीब ने बड़ा नॉलेजेबली इसको रेज किया है इसके ऊपर, और हमें से बात करनी चाहिए. अरीब, थैंक यू वेरी मच. It's a very important topic. I would definitely look forward to it. Please. जी, anybody else कोई और बात करना चाहे इस टॉपिक के ऊपर? तो कोई क्वेश्चन करीब से करना चाहे, कोई बात करना चाहे तो कोई. जना साहब पढ़ तोड़ रहे हैं. सर जनाब साहब हैं. सर जनाब साहब हैं बैठे हुए. मैं नेक्स्ट शो में जरूर आऊंगा, और मैं अरीब साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ. मैंने एजुकेशन में कहा था कि जी 25% पाकिस्तान जिसको हम ऑनलाइन और उसकी हम बात कर रहे हैं, वो 75% पाकिस्तान का क्या होगा. तो इसी तरह मैं बिल्कुल अरीब साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल मैं आऊंगा सर. थैंक यू सर. अरे तुम्हें साथी मिल गया. ये जिना साहब मेरे को पीछे पीछे बड़े दोस्त है, मैं तो मारा गया. चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब वो वैसे मुकाबला करेंगे इनके साथ, कोई बात नहीं. देखिए ना, यही तो ब्यूटी है रफीक कम्युनिकेशन की. देखें अभी मुझे तो नहीं पता था मुझसे कोई कन्विंस हो पाएगा. मुझे तो ये लगा कि सारे टेक्नोलॉजिकल लोग बैठे, सारे मुझे बुरा भला कहेंगे, एंड आई एम रेडी फॉर दैट. नहीं अरीब, हम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के लोग आर प्रीटी मच अवेयर ऑफ इट, और हम ऑब्वियसली आपका इस डिस्कशन में आपका साथ देंगे यार. एथिकल वाली जो बात है उसमें आई एम 100% विद यू, एंड उसको कोई भी आई डोंट थिंक सो कि उसको जो भी एआई या डेटा एनालिटिक्स को अच्छी तरह जानता है, नो वन कैन अपोज इट. दैट इज अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है. जी प्लीज. मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग सैटेलाइट्स और रिगार्डिंग जो हम लोग ये करते हैं स्पेस से रिलेटेड डेवलपमेंट करते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी यूथ को ये बताया जाता है, अब से नहीं बहुत अरसे से बताया जाता है, और मतलब क्या कह सकते हैं कि मतलब हमारे फैब्रिक के अंदर, ये सोशल फैब्रिक के अंदर ये बात डाल दी है कि पाकिस्तान ने खिलाफ जाना है और चांद को जाके अपना पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है. तो मेरा सवाल ये है आप सब टेक्नोलॉजी के लोगों से कि आया इज इट रियली वर्थ इट कि पाकिस्तान अपना जो कैपिटल है वो इस चीज में इन्वेस्ट करे, बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट कि दुनिया में लोग फौजें भी रेंट पे लेते हैं, मतलब रेंटेड आर्मी होती है, रेंटेड पुलिस होती है. तो हमें क्या, हमारे लिए क्या मॉडल वायबल है कि हम लोग इस डेवलपमेंट के उस पैटर्न पे चलें? आया हम कैपेबल हैं, आया हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो अगर आपको इस सेशन में इसका जवाब देना है तो वेल एंड गुड, नेक्स्ट में दे दें. मेरा क्यूरियोसिटी है ये. हमारी एक बार 9:30 उसको हमें ज्वाइन करना है. मैं तुम्हें जरूर जवाब दूंगा इस बात का, और बड़ी ट्रेजर्स गुफ्तगू होगी कि ये होना चाहिए कि नहीं. अच्छा जी, एक डॉक्टर यासिर जावेद साहब हैं,
उन्होंने रेस किया हुआ है। ये जरा इनको माइक ऑन करें, इनका जरा देखिए। जी यस सर, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर साहब गो अहेड प्लीज। डॉक्टर साहब अपना तारुफ करा दें, प्लीज गो अहेड। जी आप मुझे सुन सकते हैं? जी प्लीज, जी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, बोलिए। Very much, Dr. Saab, and my name is Dr. Yasir Javed. I'm actually here in UAE. I'm actually from Abbottabad, Pakistan, and I met you in Abbottabad as well. I was a faculty member in ComSats Abbottabad as well. So now I'm here for like 3 years. I'm an assistant professor and divisional chair, or you can say head of a department in computer science in one of the higher colleges of biggest college actually of UAE. Now we have done like a lot of research in AI as well, and my point was like you touched a very good point, like especially the ethical point. But my concern was, have you ever thought about like the other, like unemployment that can be caused? Because in next few years, what I'm looking at and what we are like doing now in terms of research is like we are also looking at that ethical aspect where, you know, are your cars are going driverless, for example. So what will happen to drivers, for example? Taxis, driverless, okay. Other than that, your receptionist, you are talking about bots जो कि answer करेंगे आपकी जगह पे phone calls, call centers, whatever. सारी call center से लेके जितनी jobs हैं उनका क्या होगा? आपकी जो programming से related जितनी jobs हैं, बहुत सी आज applications ऐसी हैं जो add drop tools हैं. आप you just pick a tool, drop it, and there you go. You have, you know, online services where applications are built on the go. What will happen to your future who are going for computer science as well? So what aspects are we considering in terms of our education where AI will play a huge role in the future as well? So we have just started. I can see only few universities in Pakistan actually who are offering artificial intelligence at master's level, for example. So who will go to, like, because we have a big gap, I think, that Pakistan universities can fulfill in terms of manpower. That will be future of Pakistan, I think. And unless this will happen, what we will end up with, like जैसे अभी थोड़ी देर पहले I think Mr. Jaz साहब ने इस बारे में बात की कि unless we develop our own technology, we have to, you know, depend on the others, you know, outsiders. Then you will have the same risk of all your security related से लेके आपका जितना outer है कि आप कभी भी उसमें जब तक आप अपनी चीज़ नहीं बनाएंगे आप उसमें secure हो ही नहीं सकते. Until now, I mean, if you talk about your phone lines to cell phones to cameras or whatever, everything is, you know, breached. And it is because it's a product, it's not on our own product. If you talk about Cisco products or whatever, you know, they're all from outside China or US, wherever. Like, so what is happening is at the core, the technology is not ours, which means we don't control it, right? So same will happen in future with your robotics and defense as well. So what will happen, because in the future, I'm not talking about a very small industry, I'm talking about huge industry, especially in defense as well, where, you know, you're talking about drones, you're talking about army, you're talking about vehicles, which will be driverless as well. So you're talking about robots who will be fighting instead of your manpower, like human. There's like a lot of things that are, you know, being done in the world, and we are not even thinking about it. We are talking about just general applications in the world, what is happening here and there. Okay, I mean, we are done with it. We know that what is happening. What I believe is what we should do at the grassroots in university levels. I think we need to introduce like how important is it, and what should we do? Like we should create new programs at bachelor's level, at master's level. Our students should be more inclined towards it, because in future, this is what 80% things will be like happening through AI. And even now, I mean, same is happening. But like, I think we need to do a lot, and you have touched on the, I think, right thing. And I think this is a really good platform to at least spread awareness, and maybe the youth, I don't know how many participants you have because I cannot see the whole list, but I believe that, I mean, many people will join such forums and they get aware, like get awareness about what's happening around the world. And especially if we can do something, I mean, I'm more than happy to develop even the skills, basic skills required, like how to develop neural networks and how data analytics is done. I would be more interested in developing the skills instead of, you know, like just talking about general applications. Thank you very much. Thanks a lot for your time as well. साहब बहुत शुक्रिया. एक तो रबिया आपको अगले पैनलिस्ट मिल गए अपने. डॉक्टर यासिर साहब बहुत शुक्रिया आपका. एक बार कर लिए अपना नंबर शेयर कर ले, चैटिंग में नंबर शेयर कर ले ताकि आपसे रब्ता कर ले. अच्छा, इत्तेफाक से इसमें बैठे हुए लोग हमारे साथ आज ही सुबह इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, जो सऊदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो रेक्टर हैं और जो उनके वाइस चांसलर हैं और जो उनके डीन्स हैं, पूरे कालम में कोई 80 लोग थे. वो आई एम रियली थैंकफुल टू इस्लामिक यूनिवर्सिटी. उनके साथ मैंने यही टॉक किया जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वी नीड टू बिल्ड द फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान. एंड आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस
कि उन्होंने एग्री किया कि हम आपके साथ यूनिवर्सिटी प्लस हमारा प्रोजेक्ट है, इस पर हम काम कर रहे हैं। उसकी थ्योरी ये है कि हमें यूनिवर्सिटियाँ अपना काम करती रहे और डॉक्टर साहब आप जैसे लोग हमें शामिल हों और हम उनके उस माइंड सेट को लेके चलें। मैं ये समझता हूँ कि जो फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान है वो तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने जैसा पाकिस्तान बनाना था हमने बना लिया है मेरा ख्याल है, लेकिन अब जो फ्यूचर लीडर्स हैं हमें उनके लिए पे काम करना चाहिए। बट ऐसा मैं सिर्फ जो लोग सामीन बैठे गलत मैसेज ना ले जाए किसी चीज़ में। मैं जब छोटा था तो मेरे वालिद ने मुझे कोडक कैमरा लेके दिया, मुझे अभी तक याद है। उसकी रील आती थी 3.5 रुपए की, जब तनख्वाह 100 रुपये होती थी, तो मैं वो रील धुलवाने के लिए 2 हफ्ते चक्कर लगाता था फोटोग्राफर की दुकान के ऊपर। 8 पिक्चर बनती थी सिर्फ उसमें। आज वो कोडक कैमरा कहाँ गया, टांगे कहाँ गए हमारे। तो कहते हैं कि जो कौमें अपना वक्त का साथ नहीं देती वो सफर अरसे से मिट जाती। आपकी बात डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, हमें अपने लोगों को रिनोवेट करना है, इस सिस्टम में साथ लेके चलना है। जैसा मैंने अपने ओपनिंग टाइम में कहा था कि किसी एक शख्स तक ही दायरे का काम नहीं है, ये सबके मिलने का काम है। ईशा डॉक्टर साहब आपसे रब्ता रहेगा, कर ली रबिया नंबर डॉक्टर साहब का ले लें, फिर मैं आपसे आज बात करता हूँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रेडिशन है वक्त पे ख़त्म कर देते हैं चीज़ों को, कभी शायद लोग आ भी जाते हैं। तो मैं बहुत मशकूर होऊंगा आप सब लोगों का कि हमारी कल जो है वो है AI फॉर गुड गवर्नेंस के ऊपर, लिंक शेयर हो जाएंगे आपके साथ। और ये जो AI वीक रबिया ने जो प्लान किया है, आई एम सो हैप्पी व्हेन शी डिस्कस विद मी कि ये करना है, तो मैंने कहा भाई 5 दिन है, कैसे करेंगे, मसला हो जाएगा। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि द वे शी वर्क्स, सब चीज़ों को लेके चलती हैं। रबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पेस। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। Looking forward to meet all of you tomorrow at 8 o'clock. Thank you. Khuda. Thank you to all. Thank you so much.